आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी 99 चैनल में। और आज का क्लास है हमारा मैथ का। तो मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, तो उसमें 1 2 3 तक कर चुके थे। आज 4th नंबर से करेंगे। तो देखिए 4th नंबर में क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें से कौन कौन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताना है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कोई कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। तो ये क्वेश्चन तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला आप लोगों को बता चुके थे। तो यहाँ पर देखना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट। तो आप लोगों को पिछला क्लास में बताया जा चुका है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होगा, और मेनी सॉल्यूशन हो तब भी कंसिस्टेंट होगा। इन दोनों में कंसिस्टेंट होता है। और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है। नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये सब इक्वेशन को आप लोग को बनाना है, और जो कंसिस्टेंट होगा उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, और इनकंसिस्टेंट को सॉल्व नहीं करना है, बस इनकंसिस्टेंट लिख के छोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। अब देखिए a1/a2 कितना होगा। a1/a2 तो यहाँ देखिए 1 है और यहाँ 2 है। a1 1 है और a2 कितना है 2 है। तो a1/a2 1/2 आया। अब देखिए b1/b2 तो y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे 2 है, तो ये भी आया। अब बोले हैं कि पहला दूसरा दोनों इक्वल हो जाए तो तीसरा भी देखना है। तो तीसरा भी देख लीजिए c1/c2। और c1 c2 कैसे करना है, इधर ला के उसको c1 c2 समझना है। =2 के उधर नहीं लेफ्ट में। तो 5 को इधर लाएंगे तो क्या होगा -5। तो c1 हो जाएगा -5 और c2 हो जाएगा -10। ये कट गया 5 से 1 बार में 2 बार में। तो तीनों आ गया हमारा 1/2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2। तो तीनों इक्वल हो गया। और तीनों इक्वल के केस में क्या होता है, देयरफॉर मेनी सॉल्यूशन। और क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट को ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। इक्वेशन 1 से हमारा एक वैल्यू आएगा, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और देख लीजिएगा जिसमें इनकंसिस्टेंट आएगा तो आगे कुछ नहीं करना है, वहीं तक बनाना है। तो इक्वेशन 1 में हमारा क्या है, x + y = 5। x निकालिए, x = क्या होगा 5 - y। अब एक टेबल बनेगा, y का वैल्यू रखिए। मान लीजिए y 0 रखते हैं तो x कितना आएगा 5 - 0 कितना होगा 5। अगर y 2 रखते हैं तो x कितना आएगा 5 - 2 3। अगर y 6 रखते हैं तो कितना आएगा 5 - 6 -1। और इसी तरह से अगर -1 रखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ -1 रखिएगा तो माइनस +1 हो जाएगा। और तो ये कितना हो जाएगा 6। 5 + 1 6। तो ये टेबल हम लोग का बन गया इक्वेशन 1 से। अब हम लोग इक्वेशन 2 से भी बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x + 2y = 10। तो 2x = क्या होगा 10 - 2y और x = क्या होगा 10 - 2y/2। अब इक्वेशन 2 का टेबल बनेगा। अब यहाँ y का वैल्यू रख के देखिए। मान लीजिए 0 रखिएगा, y का वैल्यू 0 रखिएगा
तो 0 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा, 10 बचेगा। 2 से कितना बार मिलेगा? 5 बार में। अब y का 1 रख के देखिए, y का जब 1 रखिएगा तो 1 2 जा 2, 10 माइनस 2 कीजिएगा 8, 2 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। उसके बाद y का 3 रख के देखिए, 3 रखेंगे तो क्या होगा? 3 2 जा 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 का टेबल में 4 कितना बार मिलेगा? 2 बार में। इसी तरह से मान लीजिए 8 रखते हैं y का, 8 रखेंगे तो 8 2 जा 16, 10 माइनस 16 कितना होगा? -6 होगा, और 2 से काटेंगे तो -3। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन का भी हम लोग का टेबल मिल गया। अब इन दोनों टेबल से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखिए ये मेनी सॉल्यूशन है, तो मेनी सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा आएगा? हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि मेनी सॉल्यूशन ग्राफ कैसा आता है। एक लाइन जो आएगा उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आएगा, तो इसमें दोनों लाइन को इंसिडेंट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा दोनों लाइन। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में, और बोला गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और इस रेक्टेंगल में विड्थ जितना है लेंथ उससे 4 मीटर ज़्यादा है, लेंथ उससे 4 मीटर ज़्यादा है, और इसका पेरीमीटर का हाफ 36 है। इसका जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ 36 है, और लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ ब्रेथ हम लोग को फाइंड करना है। तो लेंथ ब्रेथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसा बोला गया है कि ये तो लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं लेट दैट लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू x मीटर। लेंथ मान लेते हैं x मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पहला चीज क्या बोला गया है? लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ है कितना? x है, और ब्रेथ कितना है? y है। अब लेंथ तो 4 ज़्यादा है, बराबर कैसे होगा? बराबर करना है तो ब्रेथ को 4 बढ़ाएंगे, यहाँ बराबर करना है तो ब्रेथ को कितना करेंगे? 4 बढ़ा देंगे। लेंथ और ब्रेथ दिया क्या गया था कि लेंथ 4 ज़्यादा है, तो हम लोग को तो बराबर करना है ना। अब ये तो ज़्यादा है तो हम लोग इसको भी ज़्यादा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो ब्रेथ को ज़्यादा कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये मिल गया पहला इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। इसका पेरीमीटर का हाफ जो है 36 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोग जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका हाफ 36 है, यानी कि नीचे हम लोग देंगे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। तो ये 2 से 2 कटेगा। अब लेंथ कितना हुआ? x है, ब्रेथ कितना हुआ? y है, इक्वल टू कितना हुआ? 36। तो ये बन गया इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से आप लोगों को वैल्यू निकालना है, और वैल्यू निकालने के बाद ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ऐसे तो इस क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग नॉर्मल मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन वगैरह, लेकिन ग्राफिकल का एक्सरसाइज है तो ग्राफिकल से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए आप लोग इसको ग्राफिकल से बना लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन दिया गया है और इसमें कहा गया है कि दूसरा इक्वेशन हम लोग को निकालना है 3 केस में। दूसरा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, ताकि पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन हो दोनों इक्वेशन का, दूसरा है पैरेलल लाइन हो और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन हो। तो इंटरसेक्टिंग करने के लिए दूसरा इक्वेशन क्या होना चाहिए, पैरेलल करने के लिए दूसरा इक्वेशन क्या होना चाहिए और कोइंसिडेंट करने के लिए दूसरा इक्वेशन क्या होना चाहिए, जबकि पहला इक्वेशन सेम रहेगा। यही इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसमें देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन आप लोगों को याद होगा। कंडीशन क्या था? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा वैल्यू यहाँ पर लेंगे कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। मान लीजिए ये 2x है, तो यहाँ 4x हम ले लिए। 2/4 कितना होता है? 1/2। 1/2 आएगा a1/a2। अब b1/b2 1/2 नहीं आना चाहिए, तो ये 3y है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1/2 नहीं होना चाहिए, तो ये 5y ले लिए। 3/5 यहाँ 1/2, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये कंडीशन मिल रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इसका थर्ड वाला वैल्यू कुछ भी ले लीजिए अपने मन से, चलेगा, 0। तो इस तरह से हम लोग ले लिए। तो कैसे लेना है आप लोगों को समझ में आ रहा है? इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन देखिए और उस कंडीशन के आधार पर यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। अब अगला है हम लोग का पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कब होता है? पैरेलल लाइन तब होता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसी कंडीशन पर हम लोग काम करते हैं। अब देखिए 2x है, यहाँ फिर से ले लेते हैं 4x, तो ये तो हो गया 1/2 हो गया, और सेकेंड वाला भी 1/2 आना चाहिए। तो 3y है, हम लोग ले लेंगे 3y है, हम लोग क्या ले लेंगे 6y। इससे क्या हो जाएगा? ये भी 1/2 हो जाएगा। तो दोनों 1/2 हो गया, यानी कि ये दोनों मैच कर गया। अब तीसरा 1/2 नहीं होना चाहिए। -8 है, तो -16 यहाँ पर हम लोग को नहीं लेना है, उसको छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं। -10 इक्वल टू 0 या +10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारा वेरीफाई हो रहा है, देख लीजिए 2/4 1/2, 3/6 1/2 और 8/10 ये तो 4/5 आया। तीसरा नॉट इक्वल हुआ तो ये चलेगा। इसी तरह से थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 2x है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 6x, तो 2x और 6x है, 2/6 का कितना होता है? 1/3 होता है। सेकेंड वाला भी 1/3 होना चाहिए। तो ये 3y है, हम क्या ले लेंगे 9y ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 जा 9, ये भी 1/3 आ गया। और तीसरा भी इक्वल होना चाहिए, तो -8 है, हम लोग क्या ले लेंगे -24 इक्वल टू 0। तो 8 से 24 काटेंगे 1/3, माइनस माइनस कट जाएगा, तीनों में सेम हो गया, तीनों इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा कोइंसिडेंट लाइन का। और देखिए यहाँ तो इक्वेशन लेना है, सेकेंड इक्वेशन बनाना है, खुद से बनाना है। तो कोई भी इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, बस कंडीशन ये मैच करना चाहिए। अब इसमें आप लोग ये मत समझिएगा कि बुक में आंसर नहीं मिला, तो बुक में आंसर नहीं भी मिल सकता है। हर आदमी अपने मन से बना सकता है सेकेंड इक्वेशन, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो बुक में दिया है बस वही बनेगा। इसमें कोई भी इक्वेशन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा गया है? ये दो इक्वेशन दिया गया है और इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या होगा कि ग्राफ बनने के बाद ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगा इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच, यानी कि
इस तरह से ग्राफ है, तो इसमें मान लीजिए एक लाइन ऐसे आएगा, दूसरा लाइन ऐसे आएगा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये है एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का वर्टिसेस भी यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई, और प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, y माइनस 1 होगा। अब इससे एक टेबल बनाते हैं, y का 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 0 माइनस 1 कीजिएगा तो माइनस 1 होगा। अगर y का 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। अगर y का 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा। और अगर माइनस 5 रखेंगे तो कितना होगा, माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6 होगा। तो ये इक्वेशन 1 से आ गया। अब इसी तरह से इक्वेशन 2 का करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू, देखिए 12 उधर जाएगा, 12 प्लस में हो जाएगा, प्लस 2y जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y बाय 3। अब y का वैल्यू रखिए, मान लीजिए 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, 12 बचेगा, 3 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा वैल्यू रख के देखिए, अगर 1 रखते हैं तो 12 माइनस 2 10 हो रहा है, 3 का में नहीं जाएगा तो 1 मत रखिए। 2 रखिए, 2 2 जा 4 8 भी नहीं जाएगा। 3 रखिए, 3 2 जा 6 अब चला जाएगा। तो y का 3 रखिए, 3 रखने से क्या होगा, 3 2 जा 6 माइनस करेंगे, 6 बचेगा, 3 से कितना बार मिलेगा, 2 बार में। तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद y का वैल्यू 4 रख के देखिए, 4 2 जा 8 नहीं होगा। 5 रख के देखिए, 5 2 जा 10 नहीं होगा। 6 रख के देखिए, 6 2 जा 12 6 में हो जाएगा। तो 6 रखिएगा, 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0, और 0/3 कितना होता है, 0। उसके बाद और भी अलग वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। अगर -3 लेते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हुआ, और 2 3 जा 6, ये 6 हुआ। 12 प्लस 6 18 हो गया। कितना रखे हैं y का, -3। तो -3 रखे तो ऊपर क्या आ गया, 18। 3 से कितना बार में जाता है, 6 बार में जाता है, तो 6 आ गया। तो ये दोनों टेबल बन गया, और इस टेबल से आप लोगों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ बनाएंगे तो ट्रायंगल सही नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ में बनाइएगा, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिएगा, तब आप लोगों को ट्रायंगल मिल जाएगा। और देखिए ट्रायंगल मिल जा रहा है, तो ट्रायंगल का तीनों पॉइंट को ध्यान दीजिए। कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले देखिए कि x कितना है और y कितना है। x का पहले लिखिए, ब्रैकेट में x, y। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a b c दे दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ a का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट में x2 है और y3 है, और ये मान लीजिए बोल रहे हैं यही नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये 2 है y3 है तो कैसे लिखेंगे, 2, 3। इसी तरह से b का देख लीजिएगा और c का देख लीजिएगा, और इससे कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में ध्यान दीजिए क्या है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहला क्या है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर
7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब अपने डॉटर से कहते हैं 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you, मैं तुम्हारे एज का 7 टाइम्स था। ऑल्सो 3 years from now, और अब से 3 साल बाद 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुम्हारे एज का 3 टाइम हो जाऊंगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए ग्राफिकली तो इसमें करने का ज़रूरत नहीं है, अल्जेब्रिकली कर लीजिए। ग्राफिकली आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस रिप्रेजेंट करने बोला गया है, सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोला गया है। ऐसे ग्राफिकल में तो और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इसमें करने का ज़रूरत नहीं है, केवल अल्जेब्रिकली कीजिए। अल्जेब्रिकली का मतलब क्या होता है? इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बना लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, आफ्ताब और उसके डॉटर। तो लेट दैट आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स। आफ्ताब का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर्स। तो ये मान लिए हम लोग आफ्ताब का एज है x ईयर्स और डॉटर का एज है y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या कहता है? 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसका क्या मतलब है? देखिए अभी आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है? x है, और डॉटर का प्रेजेंट एज कितना है? y। 7 years ago का बात हुआ है, 7 साल पहले आफ्ताब का एज x-7 होगा और डॉटर का एज y-7 होगा। अब देखिए यहाँ बोला गया है, आफ्ताब के द्वारा बोला गया है कि मैं तुम्हारे एज का 7 टाइम हो जाऊँगा, तो इसको 7 टाइम्स करना है। ये 7 टाइम हो जाए, 7 टाइम्स था, अपने डॉटर के एज का 7 टाइम्स था आफ्ताब। बराबर करना है तो क्या करेंगे? डॉटर के एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 7y-49, तो x - 7y इक्वल टू -49, और -7 इधर जाएगा तो कितना होगा? +7। तो x - 7y इक्वल टू 49 में 7 घटाइए, कितना होगा? -42। तो ये मिला पहला इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे एज का 3 टाइम हो जाऊंगा। तो ये आफ्ताब का अभी का एज है, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? x + 3। डॉटर का कितना एज है? y, और 3 इयर्स के बाद कितना हो जाएगा? y + 3। अब आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे एज का 3 टाइम हो जाऊंगा। तो ये तो 3 टाइम हो जाएगा, हम लोग को क्या करना है? बराबर, और बराबर करने के लिए हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा x + 3 इक्वल टू 3y + 9, और सोल्व करेंगे x - 3y इक्वल टू 9 - 3, तो x - 3y इक्वल टू 6। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन को इसमें सोल्व नहीं करना है, बस इतना कर लिए तो ये अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया इक्वेशन का। इक्वेशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिए। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग इसमें से वैल्यू निकाल के ग्राफ में कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन निकालें नहीं बोला गया है, तो ग्राफिकली करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मन करता है ग्राफिकली करने का तो कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायस 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। तो एक क्रिकेट के कोच हैं जो 3 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं 3900 रुपीज़ में। लेटर सी बाइस अनदर बैट, बाद में वह एक और बैट खरीदते हैं और 3 मोर बॉल और 3 बॉल खरीदते हैं इन ₹1300। अब इस सिचुएशन को भी अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग अलजेब्रिकली करेंगे। तो कुछ बैट खरीदा गया है और कुछ बॉल खरीदा गया है, तो मान लेते हैं कि लेट दैट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट का दाम x मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल का y मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए पहले स्टेटमेंट में कितना बैट और कितना बॉल खरीदते हैं, 3 बैट एंड 6 बॉल। इसको ऐसे हम लोग बना सकते हैं कि बैट, बॉल और ये रुपीस। तो 3 बैट 6 बॉल का है 3900। इसी तरह से अनदर बैट यानी कि 1 बैट और 3 बॉल का है 1300। तो अब देखिए रिप्रेजेंट कर लीजिए आसानी से। एक बैट का x है, 3 बैट का कितना होगा, 3x होगा, प्लस एक बॉल का y है, 6 बॉल का कितना होगा, 6y, और दोनों मिलाकर कितना पैसा लगा है, 3900। अब इसमें देखिए 3 कॉमन भी लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 से ये कितना बार में, 2 बार में, और 3 से ये इतना। तो ये बन गया पहला इक्वेशन, और पहला इक्वेशन समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। एक बैट का x है तो x होगा, और 3 बॉल का तो 3y बराबर कितना है, 1300। तो इसमें तो कुछ कॉमन वगैरह नहीं लिया जा सकता है, तो बस यही इक्वेशन बन गया। तो इसमें केवल इक्वेशन बनाना है, इसलिए इतना ही में ये सॉल्व हो जाएगा। आप ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए 3.1 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। देखिए इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, एप्पल, ग्रेप्स, कॉस्ट। तो आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस तरह से बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो 2 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है 160। और फिर आफ्टर ए मंथ, एक मंथ के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हो जाता है 300। अब इस सिचुएशन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और अलजेब्रिकली। तो देखिए मान लेते हैं लेट दैट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट x मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का y मान लेते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, 2 kg एप्पल है, 1 kg एप्पल का x है, तो 2 kg का कितना होगा, 2x। 1 kg ग्रेप्स का, तो 1 kg ग्रेप्स का y माने हैं तो y होगा इक्वल टू 160। अब कॉमन वगैरह कुछ लिया नहीं जा सकता है, तो ये पहला स्टेटमेंट ही हमारा एक इक्वेशन बन गया। और इसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा। 4 kg एप्पल है तो 4x, और 2 kg ग्रेप्स है तो 2y इक्वल टू 300।
और यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 2 से तीनों चला जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 150। तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो सोल्व नहीं करना है इसलिए इतना ही में आंसर हो जाएगा। ग्राफिकली भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथ का ये 3rd चैप्टर का लास्ट वीडियो था, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में 4th पार्ट तक तो केवल RS अग्रवाल कवर किए थे और उसके बाद NCERT हम लोग कवर किए। तो ये पूरा 3rd चैप्टर मैथ का आज कंप्लीट हो गया हम लोग का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।